हेलो स्टूडेंट्स, लर्न विद मनोज जैन यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। और इस बार हम लाए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित जानकारी और या इससे संबंधित जानकारियों की वीडियो की श्रृंखला। लगभग 3 से 4 वीडियो में हम ये अनुसूचित जनजाति को पूरा पढ़ेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भी ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियां या इससे संबंधित जानकारी, जो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में या स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी सामाजिक विज्ञान विषय के तहत जानकारी बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे पहला पॉइंट, ये जनजातियां किसे कहते हैं, ठीक है, किसे हम जनजाति कहेंगे या किससे अनुसूचित जनजाति कहेंगे, इसकी क्या परिभाषा होगी। तो वंचित अनुसूचित जनजाति की विशेषता होती है, ये वंचित आर्थिक सामाजिक समूह है। आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी ये जो समूह है वो वंचित होता है। भौगोलिक आधार पर समाज की मुख्य धारा से दूर होता है, मतलब इनके जो गांव हैं या इनके रहने की जो क्षेत्र हैं वो सामान्यतः जंगल में, पहाड़ों पर या जो मुख्य शहर है उससे दूर होता है। ऐसा नहीं कि ट्राइब्स के लोग शहरों में आते जाते नहीं या शहरों में निवास नहीं होते, बहुत कम मात्रा में। वर्तमान में कुछ जनजातियां के कुछ लोग शहरी धारा से मुख्य धारा जुड़ रहे हैं, लेकिन आज भी ये भौगोलिक आधार पर, मतलब मुख्य इनका निवास स्थल जो है ये तो जंगलों में है या पहाड़ों पर है, तो भौगोलिक आधार पर समाज की मुख्य धारा से दूर है। इनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है, अपनी विशिष्ट भाषा होती है जनजाति की, जो इनकी पहचान होती है। इनका अपना राजनीतिक संगठन होता है। राजनीतिक संगठन का तात्पर्य ये नहीं है कि इनकी कोई राजनीतिक पार्टी होती है जो चुनाव इलेक्शन वगैरह में मुख्य भूमिका निभाती, नहीं। इनकी अपनी पंचायत व्यवस्था होती जिसके तहत ये अपने कुटुंब को, कबीले को डील करते हैं। और इनकी अपनी अर्थव्यवस्था होती है। अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है कि ये अपने तरीके से अपना रोजगार पेशा चयन करते हैं। सामान्यतः वनोपज संग्रह करते हैं या एक विशेष प्रकार की कृषि करते हैं जो सामान्यतः झूम कृषि होती है, मतलब स्थानांतरित कृषि होती है। अधिकांश जनजातियां स्थानांतरित कृषि मानती हैं और अपनी एक पहचान होती है अर्थव्यवस्था में। विशेष प्रकार के या तो मजदूर होते हैं या कृषि मजदूर होते हैं या पशुपालन करते हैं या कोई विशेष प्रकार आखिर करते हैं या सामान्यतः वनोपज संग्रह करते हैं। तो इनकी अपनी अर्थव्यवस्था, आर्थिक प्रणाली होती है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हो गई इसकी पहचान कि जनजातियों की पहचान कैसे होती है, जनजातियों की क्या विशेषताएं हैं। अब देखते हैं कि जनजातियों का वर्णन संविधान में कहाँ है। तो संविधान, भारतीय संविधान जो है, अनुच्छेद 342, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342, यहाँ पर इस अनुच्छेद में जिन जातियों को अनुसूचित किया गया है, लिस्टेड किया गया है, वो सारी जातियां अनुसूचित जनजातियां कहलाती हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 342 में क्या है, अनुसूचित 342 में कुछ विशेष जातियों को या कुछ निश्चित जातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है, ठीक है ना। तो क्या है, इसमें जनजाति का उल्लेख है, जनजातियों का उल्लेख कह सकते हैं 342। तो कभी कभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जनजातियों से संबंधित उल्लेख या जनजातियों की सूची कहाँ है, तो अनुच्छेद 342 में। फिर अनुच्छेद 366 खंड 25 ये भी जो है जनजातियों से संबंधित है। इसमें जनजातियों को परिभाषित किया गया है और कहा गया है कि अनुसूचित जनजातियां वे होंगी जो कि अनुच्छेद 342 में उल्लेखित हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जनजातियों को परिभाषित कहाँ किया गया है, परिभाषा कहाँ दी गई है। तो जनजातियों की जो परिभाषा है वो अनुच्छेद 366 खंड 25 में है। तो 342 में क्या है, 342 में जनजातियां घोषित किया गया है। जातियों को निश्चित 700 से ज्यादा जनजातियां भारत में, लगभग 43 से ज्यादा जनजातियां मध्य प्रदेश में हैं। तो ये कहाँ लिखा है कि कौन कौन सी होंगी, तो वो लिखा है 342 में। और परिभाषा कहाँ दी जनजातियों की, वो दी अनुच्छेद 366 की खंड 25 में, ठीक है। तो ये सामान्य जानकारी। अब हम और बढ़ते हैं। इसी प्रकार से जो महत्वपूर्ण हो सकता है हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में या स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, उन बिंदुओं की चर्चा करते हैं। तो मैं ले चलता हूँ अब जनगणना 2011 पर। जनगणना 2011 में अनुसूचित जनजातियों की क्या स्थिति थी, ध्यान रखना।
हम केवल जनगणना 2011 के अनुसूचित जनजाति से संबंधित जो बिंदु देख रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो जनगणना 2011 में एसटी जो है शेड्यूल्ड ट्राइब जिन्हें कहा जाता है उनकी स्थिति क्या थी। चलिए सबसे पहले हम इसको तुलनात्मक पढ़ लेते हैं कि भारत में क्या रहा होगा और मध्य प्रदेश में क्या रहा होगा। ठीक है, क्या स्थिति रही होगी। तो कुल जनसंख्या आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या 7,26,26,809 के आसपास मध्य प्रदेश की जनसंख्या है। ठीक है, और भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ है। बहुत परफेक्ट जानकारी, जब हम जनसंख्या संबंध वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको जानकारी लग जाएगी। अभी हम क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन जनजातियों की ओर तो वहां हम ध्यान देंगे। तो ये तो हो गई भारत मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या। ठीक है, और ये हो गई भारत की कुल जनसंख्या। अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में कुल एसटी कितनी है, कुल एसटी पॉपुलेशन। ठीक है, तो लगभग 1,53,00,000 के आसपास। ठीक है, 1,53,00,000 के आसपास यहां लिख सकते हैं 1.53 करोड़। पूरी जानकारी 1,53,16,784 पूरा आपको लिखना है। तो 1,53,16,784 ये इतनी है। कुछ पुस्तकों में पीछे की जानकारी में कम ज्यादा हो जाता है, तो आप 1.53 करोड़ यदि याद रखते हैं तो वो उचित रहेगा। अब बात करते हैं भारत में कितने हैं। तो भारत में लगभग जनजातियों की जनसंख्या है 10.43 करोड़, मतलब 10 करोड़ से ज्यादा, 10 करोड़ 42 लाख कुछ ऐसी जनसंख्या के आसपास है। तो आप तो इतना रखें 10.43 करोड़ के आसपास जनजातियों की जनसंख्या पूरे भारत में। पूरे भारत की कुल जनसंख्या है 121 से 10.43 लगभग 8% होता है। यदि प्रतिशत की जानकारी देखें, ठीक है, तो भारत में जनजातियों का परसेंट कुल जनसंख्या के सापेक्ष 8.6 है, जबकि मध्य प्रदेश में जनजातियों का परसेंट मध्य प्रदेश की जनसंख्या की सापेक्ष बात करें तो 21.9% है। सॉरी 21.09%। कहीं कहीं 21.10 भी लिखा है, तो बात हुई 0.9 मतलब 10 लगभग बराबर होता है। तो यदि परसेंट की बात करें तो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या के सापेक्ष एसटी की स्थिति परसेंट में 21.09% है। ठीक है, आप गणना करके भी इसको देख सकते हैं। लेकिन बात करेंगे भारत के सापेक्ष इतनी है। ठीक है, तो भारतीय जनसंख्या के सापेक्ष यदि हम भारतीय जनजाति जनसंख्या के सापेक्ष देखेंगे तो लगभग 14% के आसपास जानकारी आती है, बल्कि परफेक्ट लिखें तो 14.69% जानकारी है। ठीक है, मध्य प्रदेश की जनसंख्या, मध्य प्रदेश की जनजाति जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 14.6% है, जबकि मध्य प्रदेश में जनजाति का प्रतिशत जो है वो अपनी जनसंख्या का 21.0% है। जानकारी ये वाली ज्यादा महत्वपूर्ण पूछ जाती है। तो भारत की पूछेंगे आपसे, भारत में जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, या मध्य प्रदेश में, सॉरी भारत में अनुसूचित, यहाँ जनसंख्या में बोलूं जब तो आप ये समझेंगे कि मैं अनुसूचित जाति की जनसंख्या की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 101.53 करोड़। ठीक है, और भारत में 10.43 करोड़, मतलब परसेंट कुल जनसंख्या का परसेंट 8.6% भारत में। और मध्य प्रदेश की जनसंख्या के सापेक्ष मध्य प्रदेश में 21.09% जनजातियां हैं, जबकि भारत की जनजाति जनसंख्या के सापेक्ष मध्य प्रदेश की जनजाति जनसंख्या जो 14.69% है। परसेंट की जानकारी में कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक जनजातियां जो हैं वो अफ्रीका में पाई जाती हैं। ठीक है, सर्वाधिक जो जनजातियां हैं विश्व में ऑल वर्ल्ड वो अफ्रीका में है, और इसके बाद सेकंड नंबर पर नाम आता है भारत का। और मध्य प्रदेश जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य है, जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, परसेंट की स्थिति से इसका जो क्रम है वो 13वां आता है। ठीक है, परसेंट में मध्य प्रदेश से कम 13वां है, लेकिन जो इसको हम बात करेंगे कि सर्वाधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की जो है वो भारत में जो राज्य है वो क्या है, वो मध्य प्रदेश। ठीक है ना,
और परसेंट में मध्य प्रदेश का क्रम 13वां आता है, उसको भी आप नॉलेज में रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जो भारतीय जनजातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां, वो अलग अलग समूहों से हैं और अलग अलग परिवारों से, जनजातीय परिवारों से, तो पूछ सकते हैं कि भारत में कितने जनजातीय परिवार हैं, उसमें से मध्य प्रदेश में कौन सा जनजातीय परिवार या कौन सा जनजातीय समूह पाया जा रहा है। तो अभी हम बात कर रहे हैं जनजातीय समूहों की। ठीक है, और जनजातीय समूह में पहले बात करते हैं भारत में कौन से जनजातीय समूह हैं इस पर। तो भारत में 5 प्रकार के जनजातीय समूह होते हैं। नंबर 1 जनजातीय समूह की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। नंबर 1 है नीग्रो। ठीक है, नीग्रो जो है वो नाम से स्पष्ट, नीग्रो जो है वो काले लोग होते हैं और भारत में लगभग काले लोग कहां पाए जाते हैं, दक्षिण भारत में। तो ये नीग्रो जो है वो मुख्य रूप से अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में और केरल में मुख्य निवास इनका है। जनजाति समूह नीग्रो जनजाति समूह जो है, या नीग्रो जनजाति समूह की जो जातियां हैं, ये नीग्रो जनजाति नहीं है, ये जनजाति समूह है, एक ग्रुप है। फिर इसके अंतर्गत जातियां आती हैं। तो अभी हम समझे कि नीग्रो जनजाति समूह पाया जाता है कहां पर, अंडमान एंड निकोबार और केरल में। फिर जब भारत की जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे नीग्रो में क्या आता है या अंडमान निकोबार की जनजातियां कौन सी, वो हम देखेंगे। ठीक है, नंबर 2 पे हम बात करें। ठीक है, नीग्रो के लिए होगा। नंबर 2 बात करें तो मध्य भारत। और मध्य भारत में कौन सी पाई जाएगी, मध्य भारत या मध्य प्रदेश में प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह की जातियां। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह की जातियां जो है वो कहां पाई जाती हैं, मध्य भारत क्षेत्र में। मध्य भारत में मध्य प्रदेश भी आता है। तो अभी क्वेश्चन आया है कि मध्य प्रदेश में किस जनजातीय समूह की जातियां पाई जाती हैं, तो आप लिखोगे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा भारत में जो जनजातीय समूह निवास करता है वो है भूमध्य सागरीय। या हम ऐसी बात करें, जो तीसरा जनजातीय समूह आया भारत में, सबसे पहले आया नीग्रो, अंडमान निकोबार केरल क्षेत्र में जनजातीय समूह पहला, फिर मध्य भारत के प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, इसके बाद भूमध्य सागर। ये जो जनजाति हैं भूमध्य सागरीय समूह वाले जो है वो कहां पाई जाती है, उत्तर भारत में पाई जाती है। उत्तर भारत मतलब उत्तर भारत के प्रदेश। ठीक है, अब नंबर 4 पे आता है नार्डिक। नार्डिक पाए जाते हैं पश्चिम उत्तर भारत, मतलब राजस्थान, पंजाब, ऐसे प्रदेश, पश्चिम उत्तर भारत। ठीक है, 4 हुए। और 5वां है मंगोलाइड। तो मंगोलाइड पाए जाते हैं पूर्व उत्तर भारत में। ये हो गए जनजातीय समूह। इसमें से मध्य प्रदेश की दृष्टि से हमारा आज का जो कंसंट्रेशन है वो मध्य प्रदेश पे है, तो मध्य प्रदेश का जनजातीय समूह कौन सा हो जाएगा, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। आपसे पूछेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन सा जनजातीय समूह की जनजातियां पाई जाती हैं, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह की जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। ये होगा जनजातीय समूह। अब हम बात करते हैं जनजातीय परिवारों की। कौन से जनजातीय परिवार, समूह की दृष्टि से 5 भाग भारत में है। अब हम मध्य प्रदेश के जनजातीय परिवार देखते हैं। तो मध्य प्रदेश में 2 प्रकार के जनजातीय परिवार मुख्य रूप से पाए जाते हैं। पहला है द्रविडियन परिवार। ध्यान रखना, जनजातीय समूह की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में एक ही जनजातीय समूह मुख्य रूप से वो है कौन सा, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। और जनजातीय परिवार की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में 2 जनजातीय परिवार पाए जाते हैं, एक द्रविडियन परिवार और दूसरा है कोलोरियन परिवार। द्रविडियन परिवार में जो जातियां आती हैं वो आती हैं गोंड, भील, ठीक है, और बिझावर। बिझावर जो है वो बेगा की उपजाति है। ठीक है, बेगा जनजाति जो मध्य प्रदेश की विशेष जनजाति है, इसके बारे में आगे वीडियो में पढ़ेंगे भी, उसकी उपजाति है बिझावर। तो द्रविडियन परिवार की जनजातियां हैं वो है गोंड भील। ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश की शेष जनजाति हैं वो सारी किससे आती हैं, कोलोरियन से। जैसे सहारिया है, भारिया है, कोल है, और भी ऐसी जनजातियां हैं। ठीक है, ये सारी किससे आती हैं, कोलोरियन परिवार से आती हैं। ठीक है, शेष क्लियर होगी बात। तो आपसे बहुत आसानी से बन जाएगा कि मध्य प्रदेश में कौन से जनजातीय परिवार पाए जाते हैं। जनजातीय परिवार 2 हैं, द्रविडियन परिवार, कोलोरियन परिवार। मास्टर पूछेंगे आपसे कि गोंड जनजाति किस जनजातीय परिवार से है, तो द्रविडियन परिवार से, गोंड भील और बिझावर। ठीक है ना।
और मध्य प्रदेश में जनजाति समूह कौन सा पाया जाता है? तो जनजाति समूह की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा जनजाति समूह? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो का है वो है मध्य प्रदेश की प्रमुख आपदाग्रस्त एवं पिछड़ी जनजाति, एमपी की प्रमुख आपदाग्रस्त एवं पिछड़ी जनजाति। तो मध्य प्रदेश में प्रमुख आपदाग्रस्त और पिछड़ी जनजाति कौन सी है? तो मध्य प्रदेश में भारत सरकार द्वारा 3 जनजातियों को आपदाग्रस्त या विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। उनमें है बैगा, मंडला के बैगा, भारिया, छिंदवाड़ा पातालकोट के भारिया और उत्तर मध्य प्रदेश ग्वालियर, श्योपुर, गुना में पाई जाने वाली सहारिया। ये मध्य प्रदेश की प्रमुख आपदाग्रस्त या पिछड़ी जनजाति कही जाती है। तो पूछेंगे कितने हैं? 3। कौन सा है या कौन सा नहीं? तो इस आधार निर्णय कर लो कि 3 को छोड़कर बाकी सब जो है वो आपदाग्रस्त या पिछड़ी जनजातियों में नहीं आती। अब कैसे कहेंगे कि आपदाग्रस्त या पिछड़ी हैं? तो इनके 3 पैमाने निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, कितने पैमाने निर्धारित किए गए हैं? 3। कौन कौन से? आपदाग्रस्त बनाने के पैमाने या मापांक, किस आधार पर कहते हैं? नंबर 1, सबसे पहला किस आधार पर किसी जनसंख्या समूह को आप पिछड़ा कहोगे? उसका शिक्षा का स्तर पिछड़ा हो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा का स्तर बहुत पीछे है, बहुत कम है। दूसरा आधार उनकी जो बताया गया है वो है कृषि पद्धति। कृषि पद्धति कैसी हो? पुरातन हो, उसमें नवीनता बिल्कुल ना हो। जो पुरानी प्राचीन परंपरागत जनजातियों में कृषि पद्धति चली आ रही है, ठीक है, कोदो कुटकी अनाज की खेती करना, ठीक है, परंपरागत अनाज उत्पन्न करना, परंपरागत तरीके से उत्पन्न करना, बहुत प्राचीन व्यवस्था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, वो पिछड़ी आपदाग्रस्त मानेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण पैमाना जो है, जो माना जाता है, जनसंख्या या तो स्थिर है, मतलब बढ़ नहीं रही, न घट रही, या घट रही। ऐसी जनजातियां जिनकी जनसंख्या स्थिर है या घट रही है, सबसे महत्वपूर्ण पैमाना ये है। दूसरा पैमाना क्या है? कृषि पद्धति बहुत पुरातन है, ठीक है, और शिक्षा का स्तर भी जो है वो बहुत कम है, ठीक है। ऐसी जनजातियों को मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियां कहते हैं। चलिए अब हम और भी आंकड़े देखते हैं। जनगणना के हिसाब से जनजाति के और क्या आंकड़े हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इस वीडियो में हम आंकड़े शामिल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जनजाति से संबंधित प्रशासनिक प्रावधान क्या हैं, कौन सी संस्थाएं हैं, कौन से विशेष विभाग हैं, उन पर चर्चा करेंगे। और इसके बाद प्रत्येक जनजाति के बारे में अलग अलग वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं लिंगानुपात की, और इससे भी हम देखते हैं शुरुआती 2-3 पॉइंट हम भारत और एमपी से तुलना करते हैं। तो हम बात कर रहे थे लिंगानुपात की। भारत में जनजातीय लिंगानुपात जो है वो 990 है, जबकि मध्य प्रदेश में 984। इसको बहुत बुरा नहीं कह सकते। अब देखिए, जनजातियां पिछड़ी होने के बाद भी इनका लिंगानुपात अन्य जातियों की अपेक्षा अच्छा है। हाँ, जब बात आती है साक्षरता की, तो यह जनजातियां पिछड़ जाती हैं। मध्य प्रदेश में जनजाति का साक्षरता परसेंट, भारत में जनजाति का साक्षरता परसेंट 59% है, जबकि मध्य प्रदेश में कम है, 50.55% साक्षरता प्रतिशत है। बात करें जनघनत्व की, तो जनजातियां चूंकि पहाड़ों या जंगलों में निवास करती हैं, इसलिए जनघनत्व कम होता है, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो 32 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनजातियां पूरे भारत में पाई जाती हैं, जबकि मध्य प्रदेश में जनघनत्व थोड़ा ज्यादा है, जनजातियों का 50 व्यक्ति प्रति। तो जनघनत्व कम होता है, साक्षरता भी कम होती है, लेकिन लिंगानुपात जनजातियों का अच्छा है, ठीक है, बुरा नहीं कह सकते इसको, ठीक है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के जिलों में जनजातियों की क्या स्थिति, किस जिले में जनजाति ज्यादा है, किसमें कम है। तो 2 आंकड़े हैं, अधिकतम एसटी जनसंख्या और न्यूनतम एसटी जनसंख्या, मतलब जनजाति जनसंख्या, ठीक है। एक इसी आधार पर होता है अधिकतम एसटी % वाला जिला,
और न्यूनतम ST% वाले जिले। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो जिला है जिसमें जनसंख्या सबसे ज्यादा है ST की, वो है धार। ठीक है, और धार के बाद उसी का पड़ोसी बड़वानी, और बड़वानी के बाद उसी क्षेत्र का जो है वो झाबुआ, लगभग पश्चिम मध्य प्रदेश। उसके बाद छिंदवाड़ा, और छिंदवाड़ा के बाद बैतूल। 4-5 नाम आए होंगे पिछले एग्जाम्स में, जनसंख्या के आधार पर क्रम पूछा गया है, इसलिए 4-5 जिलों के नाम याद होने चाहिए। न्यूनतम कहाँ पाई जाती है? न्यूनतम पाई जाती है भिंड में, जनजाति जनसंख्या। धार की जनसंख्या, जहां तक जनजाति जनसंख्या की बात करें, 12 लाख से ऊपर है, तो भिंड में जो है केवल 6131 जो है वो जनजाति जनसंख्या है। इसलिए भिंड की जनजाति जो है वो जनसंख्या के हिसाब से बहुत कम या सबसे कम है। इसके बाद इसी का पड़ोसी हो जाएगा मुरैना, जहां ST जनसंख्या में, फिर उसका पड़ोसी दतिया और मंदसौर, जो भी उत्तरी भारत का है, हालांकि इसके पड़ोसी जिला तो नहीं है लेकिन उत्तर भारत का जिला है। तो ये जो है यहाँ पर न्यूनतम ST जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, तो यदि परसेंट की बात करें तो सबसे ज्यादा परसेंट, अब कंफ्यूज नहीं होना, जनसंख्या की बात करें तो धार में ज्यादा है, परसेंट की बात करें तो अलीराजपुर में, और सबसे कम यहाँ स्थिति एक ही है, यहाँ तो भिंड ही है। भिंड में जनजाति लगभग 0.4% ही है, मतलब 1000 लोगों पर केवल 4 लोग जो हैं वो ट्राइब के हैं भिंड में, जबकि अलीराजपुर में लगभग जनजाति परसेंट 89% है, मतलब 100 पर 89। क्या देखना, 0.4 का मतलब 1000 में 4, और 89% मतलब 100 में 89 जो है वो तो ST% की बात करें तो अधिकतम अलीराजपुर में और सबसे कम भिंड में। ST जनसंख्या की बात करें तो अधिकतम धार में, न्यूनतम भिंड में। चलिए अब बात करते हैं जो पूरे भारत में है, जो जनसंख्या मध्य प्रदेश में जो ST का परसेंट है, शहरी परसेंट, वो 6% के आसपास है। 6.8% आबादी शहरी है और शेष बची ग्रामीण। तो सबसे ज्यादा शहरी कहां पाए जाते हैं? ST आबादी। तो सर्वाधिक ST% जो शहरी है, ठीक है, वो भिंड में है। तो भिंड में 3 आ गए आंकड़े। सबसे कम परसेंट जनजाति का भिंड में, संख्या भी जनजाति की भिंड में, लेकिन शहरी बात करते हैं कि जो भी जितने भी हैं उनमें से अधिकतम कहाँ रहते हैं? भिंड में, शहरों में निवास करते हैं। ठीक है ना, और सबसे कम यहाँ बात करेंगे, सबसे कम। ठीक है, तो सबसे कम ST% जो शहरी है वो कहाँ है? डिंडोरी में है। मतलब डिंडोरी के जो ट्राइबल्स हैं वो अधिकांशतः गांव में निवास करती है, जबकि भिंड की जो ट्राइब्स हैं वो अधिकांशतः शहरों में निवास करती है। ठीक है, तो भिंड में लगभग जो भी, हालांकि कम है, लेकिन जो भी है 76% से ऊपर जनजाति जो हैं, जनजाति लोग जो हैं वो शहरों में निवास करते हैं, क्योंकि डिंडोरी में केवल 1.6% शहर में है, बाकी जो है वो आसपास के गांव में या देहातों में जनजाति पाए जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये जनजाति जनसंख्या संबंध आंकड़े जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है समझ में आए होंगे। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, क्या क्या हमने इस वीडियो में देख लिया। सबसे पहले जनजाति की परिभाषा क्या है, संविधान में क्या स्थिति है जनजाति की परिभाषा की या जनजाति को परिभाषित करने के लिए। इसके बाद भारत में और मध्य प्रदेश में कौन सा जनजाति समूह पाया जाता है, कौन सा जनजाति परिवार पाया जाता है, कौन सी पिछड़ी जातियां हैं, और जनसंख्या संबंध आंकड़े जनजातियों की जो एग्जाम में पूछ जा सकते हो उसमें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, आवश्यकता पड़ने पर इसके नोट्स बनाएं, वीडियो को रिपीट करें बार बार, और भी ऐसे वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो जनजातियों के प्रशासनिक प्रावधान क्या है उस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद जनजाति संबंधित अन्य जानकारी भी देखेंगे। ओके। हाँ।